देहरादून और दिल्ली का जो एक्सप्रेसवे है उसमें अभी 2-2, 3-3 मीटर के गड्ढे से दिखाने लगे। 2047 को विकसित भारत की तरह देख रहे हैं। आपको लगता है कि वो रियलिटी है या स्टिल ड्रीम है? जो पानी की स्कैरसिटी या एनर्जी की अवेलेबिलिटी की इश्यूज, लॉजिस्टिक्स की इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर की इश्यूज, विकसित देश बनाना है 2047 तक, तो 9% के रेट से जीडीपी को ग्रो करना होगा। आपको लगता है कि इज इट रीजनेबल टू से कि सप्लाई साइड जो है वो सेम कॉस्ट पे सप्लाई कर देगी ग्रीन स्टील? अगर ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम भी तो भुगत रहे हैं, और अगर पब्लिक सेक्टर एजेंसीज उसका कॉस्ट बियर करने को तैयार नहीं रहेंगी तो ये एक्सपेक्ट करना कि प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज उसमें लीड लेगी, ये बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, ग्राउंड जीरो पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत है। मैं अनुराग वाजपेयी, आपका होस्ट। मेरे साथ में आज हमारे गेस्ट नगेंद्र नाथ सिन्हा सर हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट. Sir has worked as a secretary at Ministry of Steel, secretary at Ministry of Home Affairs, and secretary at Ministry of Rural Development. You have, sir, also worked as chairman of NHAI, National Highway Authority of India, and also MD at NHIDCL, National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited. So many accolades that you have, sir, in your career. बट मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं विद योर प्रोफाइल विच इज़ अवेलेबल थ्रू आउट. उसके अलावा भी इफ़ यू वांट टू शेयर एनीथिंग स्पेसिफिक विद आवर लिसनर, मे बी इफ़ यू आर काइंड इनफ टू शेयर समथिंग विच वी डोंट नो अबाउट यू. मैं जनरली जहाँ भी मैंने काम किया है, कमिटीज़ के साथ इंगेज किया है, उनके साथ बैठा है, उनकी बात सुनी है. मैं आपको जैसे बताना चाहता हूँ कि जब मैं झारखंड सरकार में काम कर रहा था ग्रामीण विकास विभाग में जी, तो हमने पहली बार एक बहुत ही बड़े पैमाने पे कैंपेन करके योजना बनाओ अभियान बनाया, जिसमें पूरी कम्युनिटी, पॉलिटिकल लीडरशिप, टेक्निकल एजेंसीज, डेवलपमेंट मशीनरी सब मिल के नरेगा हो या 15वां वित्त आयोग हो, उसमें शायद 14वां वित्त आयोग का ग्रांट था, उन सब से क्या योजनाएं ग्राम क्षेत्र के उत्थान के लिए मिल के बनाई जा सकती है, वार्षिक कार्य योजना क्या होगी, उसका स्वरूप रखा था. तो ये इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत आनंद देती है. मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यही इसी ग्रामीण विकास से और इसी मच मेलाइन नरेगा का इस्तेमाल करते हुए आज के दिन में हमने करीब करीब 2 लाख एकड़ हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन क्रिएट किया है, और जो जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सर्वाइवल रेट 90% से भी ज़्यादा है, जबकि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वगैरह की सर्वाइवल रेट आप देखिएगा तो 50% से ज़्यादा नहीं जी. तो इस तरह का जो कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स है उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मेरा अपना ये मानना है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी जहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होती है वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जनता से अक्सर कट जाती है और लोगों का साथ सहयोग नहीं लेती. तो मेरा आज भी मानना है कि सारी समस्याओं के बावजूद अगर हम जनता के साथ मिल के काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो काफ़ी सहयोग मिलता है और अच्छे परिणाम निकलते हैं. वेरी नाइस सर, ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि अगर हम उनके साथ मिल के करें तो शायद उसका इम्पैक्ट या जो आउटकम है बहुत विजिबल भी रहता है. इन जनरल मैं देखता हूँ कि MOEF के जो प्रोसेस है या जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है उसमें है कि आप 3 पेड़ तो लगाइए, 1 पेड़ काटने के उसमें. इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि मतलब 33% ही उसका जो लिवेबिलिटी कंपोनेंट है, बट आप बोल रहे हैं कि 90% लगाए गए और 90% हमारे पेड़ जो है जिंदा रह गए. इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. आपने सर इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है एंड एट द टॉप लेवल,
मतलब डू यू रिमेंबर एनी स्पेसिफिक डिसीजन जिससे आपको लगता है आज के समय में, बिकॉज मुझे लगता है कि आज के समय में यहाँ बैठ करके लुकिंग बैक थोड़ा आसान है, आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जिसका इम्पैक्ट आज आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई है, वैल्यूएबल है? देखिए, मैंने 37 साल की पब्लिक सर्विस की है। कोई एक डिसीजन को सिंगल आउट करना बहुत कठिन है मेरे लिए। वो तो है। और जब मैं याद करने की कोशिश करता हूँ तो कई सारे ऐसे निर्णय मन में, जहन में आते हैं जिनको लगता है कि जिनका अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ है। पर अगर उनमें से भी एक को चुनने कहा जाए तो मैं कहूँगा कि फास्टैग जो यूनिवर्सलाइजेशन का काम हुआ जी, वो मेरे एनएचआई के ब्रीफ चेयरमैनशिप पीरियड में उसको हमने काफ़ी बढ़ावा दिया। आज आप देखते हैं कि आप एनएचआई का जो टॉल बूथ है उससे आप गुजर जाइए, मतलब वो वहाँ पे रुकने की स्थिति नहीं बनती है। अगर आप 2019 के पहले की स्थिति देखिए तो वहाँ से आप वहाँ पर जब भी आप क्रॉस करने जाइए तो 10 मिनट तो आम था और घंटा, आधे घंटे, पौन घंटे भी कई बार लग जाते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज के दिन में बिल्कुल वो पास थ्रू जैसा हो गया। आप थोड़ा स्पीड जरूर स्लो करते हैं क्योंकि आपको एक डेजिनेटेड लेन से पास करना है और आप बहुत हाई स्पीड पे नहीं ले जा सकते, लेकिन आप गुजर जाते हैं और आपको लगता भी नहीं है कि वास्तव में कोई ऐसा आपको बाधा आई। नहीं सर, मुझे लगता है कि जो आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, फास्टैग से एक्चुअली में बहुत सारा समय लोगों का बच रहा है। यस, अपार्ट फ्रॉम सर्टेनली फ्यूल जो सेविंग्स है वो तो है ही है, बिल्कुल। बट आप एक ही जगह पे घंटों खड़े हैं और हमारे साथ में 100 लोग और खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो मतलब कितना टाइम वेस्ट है फॉर द ह्यूमन रिसोर्स, फॉर द फ्यूल। और फिर मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी हो जी, कुछ लोग बीमार हैं, उनको अपना यूरिन होल्ड करना उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है, तो वैसी स्थिति में लोगों को बहुत परेशानी होती है। सही बात है, बिल्कुल। इंफ्रा से रिलेटेड और सर बात करते हैं थोड़ी सी। जनरली जैसे आज हमारे देश में लगभग 165 के आसपास में एयरपोर्ट हैं, अप एंड रनिंग भी हैं, ऑपरेशनल हैं। लगभग एक्सप्रेसवे की बात करें, लगभग मे बी आई थिंक 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का एक्सप्रेसवे लेंथ बन गई है। और हाईवे लेंथ की बात करें तो लगभग मुझे लगता है कि 1.65 लाख प्लस हाईवे लेंथ है। जी हाँ। इतना सब कुछ एकदम से मुझे लगता है कि शायद विजिबल अभी लास्ट 10 to 15 ईयर्स में एकदम से दिखने लगा है। व्हाट इज़ नेक्स्ट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? आपने इतनी सारे ईयर्स देखे हैं, जैसे बुलेट ट्रेन एक ऑप्शन है जिसमें कि कुछ एग्जांपल्स आ गए हैं। इनलैंड वाटर वर्क्स के भी काम हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज ये सब क्या है, बिल्कुल नए तरीके के काम हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे जैसे आप डेवलप इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है आदमियों को मूव करने की या गुड्स को मूव करने की, वो उसी प्रोपोर्शन में इनफैक्ट उससे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपकी जो लॉजिस्टिक इंटेंसिटी है इकॉनमी की वो बढ़ती जाएगी। वो उसके बढ़ने से आपको उस हिसाब से अपनी हाईवेज़ की या बाकी लॉजिस्टिक नेटवर्क्स की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और उसमें एक्सप्रेसवेज, हाई स्पीड रेल्स, इन सब का बड़ा रोल होगा। मैं ये भी मानता हूँ कि अर्बन लाइफ में भी अभी हम काफ़ी समय गुजार रहे हैं और उस मोबिलिटी को भी सेटरेट करना बहुत ज़रूरी है विद इन सिटी, या फिर हम सिटी का डिज़ाइन बदल दें। हम अभी सिटी में जॉब कहीं है और रह कहीं और रहे हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जहाँ हम रह रहे हैं वहीं पे हमारी जॉब्स हो, या फिर अगर हमें दोनों के बीच में डिस्कनेक्ट भी है तो हम क्या ऐसे फास्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया बना सकते हैं जिससे कि मूवमेंट आसान हो। वो मुझे लगता है एक बड़ी ज़रूरत है। ग्रीन मोबिलिटी चाहे सिटी की हो या इंटरसिटी हो, वो भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो कैसे हम उसको हैंडल करें, या तो हम LNG करें या CNG करें या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करें या हाइड्रोजन पावर्ड करें, जो भी करें, पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन चीज़ों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है और उसको सेटराइट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी। एक एग्जांपल जैसे यहाँ से दिल्ली से मेरठ का भी है, जैसे RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उसमें भी ऐसा है कि बहुत से लोग मेरठ से दिल्ली लोग एक्चुअली शिफ्ट होते थे
जी। क्योंकि जो ट्रैवल टाइम था वो इतना ज़्यादा था कि वो डेली आना जाना नहीं हो सकता था। जी। बट नाउ विद द लेटेस्ट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, लोग एक्चुअली में हमारे ऑफिस में भी लोग मेरठ से रोज आते हैं, रोज जाते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो आप सोचे कि दैट इज सच अ लाइफ चेंजिंग सिनारियो है कि लोग ऐसा 10 साल पहले सोचते भी नहीं थे। आज के समय में लोग ऐसा सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि विद लॉट ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें और भी तेज़ी से बढ़ सकती हैं। बट सर एक इशू भी मुझे समझ में आता है, जैसे मतलब लेटेस्ट वन एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली से देहरादून का एक नया अभी एक्सप्रेस वे बना, 200-250 किलोमीटर का, 2 घंटे का ट्रैवल टाइम है। जी। और जो पहले ट्रैवल टाइम जो देहरादून जाने का था, देहरादून अंदर जाने तक था, वो लगभग 5-5.5 घंटे का था। अब जो है वो 2 घंटे का तो ट्रैवल टाइम है, बट जैसे ही हमारा एक्सप्रेस वे ख़त्म होता है और देहरादून के अंदर का जो रास्ता है वो लगभग मुझे लगता है कि कई बार पीक आवर्स टाइम में लगभग सेम ड्यूरेशन को तय करता है। तो आप यू एंड अप स्पेंडिंग 3 to 3.5 और 4 आवर्स ऑल्सो समटाइम्स। तो ये जो जंक्शन पे जो इश्यूज़ हैं, जैसे एक्सप्रेस वे का ख़त्म हुआ और फिर जो अंदर का जो ट्रांजिट है, जनरली जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाम से हम लोग जो जानते हैं, वो जो चैलेंज है वो भी हमें मतलब सॉल्व करना चाहिए साथ के साथ। अदरवाइज मैं आपसे 100% सहमत हूँ। क्यों? और ये समस्या सिर्फ एक्सप्रेसवेज की नहीं है, मेट्रो सिस्टम्स की भी वही है जी कि आपने मेट्रोज तो पॉइंट टू पॉइंट तो बहुत अच्छा हो गया है, जी लेकिन अगर आप जो उसका कैचमेंट एरिया है, उस जी कैचमेंट एरिया से आप अगर मेट्रो स्टेशन तक जाने का जी सफ़र मान लीजिए तो वो थोड़ा कठिन है। परसों ही मेरी एक जज साहब से बात हो रही थी, तो वह मैं उनको बता रहा था कि ये ट्रांजिट सिस्टम्स तो बड़े इम्प्रूव कर गए। उन्होंने कहा भाई आप मेरी यही स्थिति देखो, मैं 65 साल का आदमी हूँ। अब मुझे ये अपने घर से मेट्रो पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा तो मैं फिर कोई ऑटो लूँगा या फिर कोई कैब लूँगा। वो कैब को पकड़ने के लिए मुझे 10 मिनट खड़े रहना पड़ेगा। मेरी एज हो गई है, धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो और ये स्थिति फिर यहाँ से चढ़ने वक्त उतरने वक्त भी वही है, और हो सकता है कि चढ़ने और उतरने में 2-3 मीडिया का 2-3 ट्रांजिट मोड्स का मुझे सहारा लेना पड़े। तो जी आज के दिन भी अगर पॉइंट टू पॉइंट हम देखने की कोशिश करें, और पर्टिकुलरली जो सर्विस सेक्टर प्रोफेशनल्स हैं और इनको बड़ा ही टाइम का किल्लत रहती है, उनके लिए आज भी बहुत डिफिकल्टी है। और ये मुझे लगता है कि ये जो ना फ्रैगमेंटेड नेटवर्क प्लानिंग का रिजल्ट है। अगर हम जब तक अगर मेट्रो हम प्लान कर रहे हैं तो मेट्रो के साथ वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या होगी प्लान करें, उसको भी हम प्लान करें जी। और उसके लिए अप्रोप्रिएट न सिर्फ अरेंजमेंट्स करें बल्कि फाइनेंसिंग क्या होगी, कौन ओन करेगा, कैसे करेंगे, बिल्कुल वो जो उसके यूजर्स हैं उनकी नीड्स के हिसाब से बनाए। तो यही चीज़ एक्सप्रेसवेज पे भी लागू होती है जी। तो हमें लगता है इन सारी चीज़ों को एक साथ देखने की ज़रूरत है, और जब हम प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं तो उसमें इन चीज़ों को भी हम देखें जी, और वो सुपरफिशियल जैसा नहीं हो। और अच्छी बात यह है कि जब अब एक अच्छा टूल और प्लेटफॉर्म गतिशक्ति के रूप में हो गया है, तो उसका अगर हम इस तरीके से इस्तेमाल करें तो शायद हम लोग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक मतलब एक बेस्ट एग्जांपल भी अवेलेबल है, जैसे हमारे पास में एयरपोर्ट्स में मेट्रो स्टेशंस भी बनने लगे हैं धीरे धीरे करके। अब तो जितने भी बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे मेट्रो स्टेशंस भी हैं। इसी तरह की कनेक्टिविटी और इंटीग्रेशन चाहिए। अगर वो हो जाए तो शायद लोगों के लिए सीमलेस हो जाएगा एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जाना विदाउट देयर ओन व्हीकल्स। अदरवाइज तो फिर लोगों को अपने प्राइवेट व्हीकल्स नहीं, और आप ही देखिए ना, जैसे दिल्ली में 3 टर्मिनल्स हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। अब आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाना हो तो वो बड़ा ही हेडेक है कि आप निकलिए, फिर उसके बाद या तो मेट्रो पकड़िए, इनके शटल पकड़िए, उसमें टाइम लगता है। हाँ, जिसके पास लगेज उसके लिए तो समस्या है, बहुत कठिन है। कुछ दिनों पहले मैं अपनी वाइफ को लेके आ रहा था, वो आ रही थी T1 पे, मैं उतरा T2 पे। अब परेशानी है भाई, वो कहते हैं कि नहीं आपको वहाँ जाने के लिए पैसा ही देना पड़ेगा। टाइम लगा सो लगा। सही बात है सर, बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज़ है, जैसे मुझे लगता है कि हम लोग जब विदेश जाते हैं और हमें लगता है कि इतने सारे
मतलब एयरपोर्ट्स हैं जो आज के नहीं हैं लेकिन 20 साल पहले के भी हैं, और उनकी मेंटेनेंस इतनी अच्छी है कि दे लुक लाइक अ न्यू एयरपोर्ट या न्यू एक्सप्रेसवेज। हमारे यहाँ पर भी वो मेंटेनेंस का जो कंपोनेंट है उसको कैसे, मतलब अभी कैसे हम लोग डील करते हैं। वन एग्जांपल आई ऑल्सो टेक, जैसे 2-3 दिन पहले एक ऐसे मीम आया, अभी देहरादून और दिल्ली का जो एक्सप्रेसवे है उसमें अभी 2-2, 3-3 मीटर के गड्ढे से दिखाने लगे। हो सकता है बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न रहा हो, कोई ना कोई लॉजिकल रीज़न ज़रूर होगा उसके लिए। बट इस तरह की चीज़ें अगर ज़्यादा हुई तो लोगों के लिए भी वो एक तरीके के दहशत का काम करता है। लोग फिर अपने ट्रैवल को फिर मतलब एयरपोर्ट और फ्लाइट और ट्रेन से ही करना चाहेंगे रेदर देन फिर अपनी कार से। एक्चुअली वर्कमैनशिप क्वालिटी जो है ना वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके का आज का हमारा कंसल्टेंट अथॉरिटी इंजीनियर्स या इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स का इकोसिस्टम है वो इन चीज़ों को इंश्योर नहीं करता है। जबकि यही चीज़ अगर आप आज से 20 साल पहले जब हम लोग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग वगैरह करके बाहर के लेते थे तो वो बड़े लोग, उन्होंने जो सड़कें बनवाई वो सड़कें आज भी अच्छी हैं। आप अगर आपको कभी यमुना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने जी का मौका मिला होगा तो आपने देखा होगा कि आज भी यमुना एक्सप्रेसवे में कुछ नहीं हुआ। और अगर उसी की जगह पे आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे देखिए, ऊपर नीचे होता है, उबड़ खाबड़ हो गई। बिल्कुल। तो अभी ये जो हमारी खुद की प्रोफेशनल कमिटमेंट्स है ना वो एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं धोखा दे रही है, और हम इस तरह के फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को स्क्रीन आउट नहीं कर रहे हैं। यद्यपि कि मिस्टर गडकरी हमेशा इसको बोलते हैं लेकिन हम इसको फिक्स नहीं कर पाए हैं। हाँ सर, वो आई टोटली एग्री। और मुझे तो, मेरा तो जो होम टाउन है वो लखनऊ है। मैं तो कई बार जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे से गुजरता हूँ, और मुझे एक्चुअली लगता है कि यमुना एक्सप्रेसवे की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मच बेटर है। आज भी बहुत ज़्यादा उसमें मेंटेनेंस नहीं है, पर आपकी राइडिंग क्वालिटी बड़ी अच्छी है, स्मूथ है, आप कोई दिक्कत नहीं है। और ईस्टर्न पेरिफेरल पे आप ड्राइव करके देख लीजिए, आपका इतने बम्प्स हैं कि आप हाई स्पीड पे तो चला ही नहीं सकते। जी। एक और सर, मतलब अगेन एसोसिएटेड क्वेश्चन है कि जैसे प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को तो एकदम से तो सुधारा नहीं जा सकता है। मान के चलते हैं कि इस तरह के 5%, 10% लोग अभी भी रहेंगे फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। इस तरह की सिचुएशन में मतलब हेल्थ या ह्यूमन हैजार्ड कंडीशन ना आए, मेंटेनेंस में क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आपने देखी हैं? मतलब हाउ टू मेंटेन सच मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी लाइफ साइकिल इम्प्रूव किया सके और उनका जो पर्पस है वो लोग उसको ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर सकें। ऐसा स्पेसिफिक कोई नई टेक्नोलॉजीज़ अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं? उसमें बहुत सिंपल सी बात है कि मेंटेनेंस अगर डिफेक्ट को हम टाइम पे डिस्कवर कर लें और उसको अटेंड कर लें जी, तो वो डिफेक्ट्स उतनी ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं बनती है। अब मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसका नाम है रॉडिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जी। तो इसने बिहार के लिए एक सिस्टम बनाया है जिसको आउटपुट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड रोड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके। और उसमें कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट होता है वो रोड की अवेलेबिलिटी के परफॉर्मेंस यार्डस्टिक पे दिया जाता है। और उसमें जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो इंस्पेक्ट करते हैं, उनकी इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी और एरिया डिफाइंड है। और जो भी डिफेक्ट आता है उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसी प्लेटफॉर्म पे वो अपलोड कर देते हैं उसके डिफेक्ट का नेचर और उसका फोटोग्राफ के साथ, और वो फिर तुरंत कॉन्ट्रैक्टर को ट्रांसमिट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स के लिए एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उसको रेक्टिफाई करने की, और रेक्टिफाई करके उसका फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया या फिर जो कंसर्न सुपरवाइजिंग या इंचार्ज इंजीनियर है उनके इसमें वो सही नहीं पाया गया तो उनके पैसे कटते हैं। तो हम अभी जो इनपुट के बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं उसकी जगह पे हम आउटपुट, अवेलेबिलिटी, आउटकम इसके बेसिस पे पेमेंट करना शुरू करें तो निश्चित तौर पे हमारी सड़कों की क्वालिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी इम्प्रूव करेगी। और डिजिटल मॉनिटरिंग इसकी बहुत ज़रूरी है।
वाह, वेरी नाइस सर, बिल्कुल। हम चाहे डैश कैम से करें या फिर ड्रोन घुमा के करें या जिस भी तरीके से करें, और बहुत सारी आज के दिन में टेक्नोलॉजी है, इवन सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा सकता हाँ बिल्कुल, अभी तो सैटेलाइट है, बहुत ही ग्रैनुलर लेवल पे डेटा अवेलेबल है। तो वो हो, और उसके बेसिस पे जो डिफेक्ट्स आए निकले उसकी तुरंत कॉन्ट्रैक्टर को हम रेफर करें कि उसको आप रेक्टिफाई करिए। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जिसमें उसके आउटकम पे उसको पेमेंट हो। तो मुझे लगता है कि आज भी हम अच्छी तरह से सड़क मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, सर अभी मिस्टर दीपक दास हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन्होंने एक रिपोर्ट डाली। रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि बिहार की सड़कों पे पॉट होल्स के चलते डेथ नहीं हुई। अच्छा अच्छा, पर वो कह नहीं रहे थे, बट इशारा ये था कि ये रिपोर्ट नहीं करते। जी 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 जी, हाँ अभी बिल्कुल आया है सर, अभी 1-2 महीने पहले की बात 2 महीने पहले जी। रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट डेथ्स को नहीं कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स को नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये चीज इसलिए अच्छी दिख रही है। हाँ, बिहार का आंकड़ा अच्छा दिख रहा है, पर कारण वो नहीं था। जी जी, कारण ये था कि बिहार देश में अकेला ऐसा राज्य है जी जिसने अपने हाईवेज के लिए इस तरह का सिस्टम बना रखा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रखा है, जिसमें हर तरह की डिफेक्ट तुरंत कॉन्ट्रैक्टर को नोटिफाई हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी बनती है कि उसको रेक्टिफाई करे। वेरी नाइस। अब यही चीज NHAI अडॉप्ट कर रही है। जी, करना भी चाहिए। और सर अगर ऐसी चीज जैसे टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है, मान लीजिए जैसे आपने रॉडिक का नाम लिया जी, बट अगर हम मतलब परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्टिंग को थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग अभी सिंगापुर विजिट किए, तो वहाँ पे जनरली जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी है, उसका हमेशा ही जितने भी कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं या जो गाइडलाइन है फॉर द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, उनका कहना है कि आप कॉन्ट्रैक्टिंग में परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्टिंग को जरूर इंक्लूड करिए। इसका मतलब है कि यू हैव टू बिल्ड, यू हैव टू ऑल्सो मेंटेन इट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आप बिल्ड करके निकल गए तो शायद इस तरह के इश्यूज जो है वो मतलब स्वाभाविक है, नेचुरल है आना, क्योंकि आपका काम तो हो गया कि भाई निकलना ही है, फिर आपको मेंटेनेंस का जिम्मेदारी नहीं है। तो हमारे प्रोक्योरमेंट मॉडल में हम लोग परफॉर्मेंस को अभी नहीं इंक्लूड करते हैं सर। उसका भी प्रोविजंस हम लोग, जैसे अब एक एग्जांपल भी आ गया है आपके पास में कि हाँ बिहार में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको एक स्टेप अहेड करके हम इसको इंक्लूड करें, रेदर देन निकल गया और फिर वो मेंटेन कर रहा है, फिर एक कंपनी को इंक्लूड किया, रेदर देन हम डिज़ाइन स्टेज से ही जब हम प्रोक्योर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, उसी समय उसको बता दें कि आपको इतने साल तक मेंटेन भी करना है, लेट अस से 5 इयर्स, और आपको इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, दैट इज़ हाउ। तो अभी इस दिशा में एज सच नेशनल हाईवे या कोई और अथॉरिटी जो PPP है अलग अलग फॉर्मेट में, चाहे BOT हो या HAM हो जी, वो तो, या फिर इवन ये जो है एन्युटी वाले मॉडल, हाँ बिल्कुल, उसमें तो कर रहे हैं जी, लेकिन जहाँ तक जो EPC वगैरह पे बन रहे हैं उसमें नहीं है सर। उसमें एक लिमिटेड पीरियड है, 4 या 5 साल का डालते हैं। पर अगर आपने सड़क अच्छी बनाई है तो सड़क की लाइफ अच्छी होनी चाहिए, वो 4 या 5 साल तक सीमित क्यों होगी? आप जब रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप उसके बेस लेवल से, सब बेस लेवल से बिल्ड कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अच्छी होगी? बट ये तो अभी जो सर आपने जैसे 5 साल वाला बताया, वो तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, मेंटेनेंस का नहीं है सर। मेंटेनेंस नहीं है, तो वो तो मतलब मेंटेनेंस के लिए पेमेंट करते हैं, बट उसकी इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अभी बन रही है। जी जी, वही सर चैलेंज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने की जरूरत है। जी, वेरी बिल्कुल रेलिवेंट पॉइंट है सर। एक और सर, जैसे प्रोक्योरमेंट में हम लोग जब इस तरह के नए नए मॉडल, जैसे आपने बताया BOT हो गया या एन्युटी मॉडल हो गया, या हम लोग जैसे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप हो गया, इस तरह के काफ़ी कुछ नए मॉडल्स पे हम लोगों ने यूज़ किए हैं रिसेंटली इन मे बी लास्ट 10 ईयर्स। बट हम लोग जो परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्टिंग है, या जो हम लोग कह लें कि प्रोक्योरमेंट मॉडल्स हैं, उसमें मतलब इनोवेशन को या सस्टेनेबिलिटी को, उसको अभी तक बहुत ज़्यादा शायद वेटेज या थोड़ा सा भी वेटेज हमने एज सच नहीं दिया है। सस्टेनेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा वेट नहीं दिया है, आपका कहना सही है जी, और बिल्कुल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के
बॉक्स के तहत उसको कवर करके छोड़ देते हैं जहाँ मिनिमम कंडीशंस स्पेसिफाई की जाती हैं। जी जी बट मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड हमें उस चीज़ पे तो ध्यान देना चाहिए जी कि एक उसके बनाने में कितना हुआ या उसके इस्तेमाल में कितनी हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं या फिर बाकी नेचुरल रिसोर्सेज का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बार बार रोड ले कर रहे हैं तो उसमें तो हम कहीं ना कहीं से तो बिटुमिन उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो हम ये सीमेंट हो गया, स्टील हो गया या इवन एग्रीगेट्स है जी। तो वो तो कहीं कोई तो पहाड़ टूट रहा है जिससे आ रहा है तो हम क्यों नहीं ऐसा करें जिसमें कि इसकी ज़रूरत ही हम मिनिमाइज कर दें। जी इनफैक्ट इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने PMGSY में अच्छा उन्होंने काम किया। रोड रिसाइकलिंग का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, प्लस सॉइल स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल करके एग्रीगेट्स की रिक्वायरमेंट को उन्होंने काफ़ी मिनिमाइज किया है। बट मतलब वो शायद रूरल वाली रोड्स इतनी चौड़ी नहीं होती हैं, वहाँ पे इस तरह के जो ऑल्टरनेट मटेरियल्स हैं दे प्ले मे बी आई थिंक अ बेटर रोल। ये एक लॉजिक जनरली हम लोग NHAI में या जो मेन जो इस तरह कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे सुनते हैं कि एक तो क्या है कि स्पेसिफिकेशंस बहुत रिजिड हैं, दे डोंट हैव मच ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, और ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट में परफॉर्मेंस जो है वो बेसिकली स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, इन सब से ही गवर्न है। आप कुछ इनोवेशन या सस्टेनेबिलिटी पर मैं उल्टा आर्गू करना चाहूँगा, अगर जी आपको स्ट्रेंथ कोर का स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो भी सॉइल स्टेबलाइजर या जो भी एडिटिव्स यूज़ कर रहे हैं उस एडिटिव का इस्तेमाल करके उसकी स्ट्रेंथ ले आते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, अपने कन्विंस हो जाते हैं कि ये परफॉर्म करेगी तो आप आगे बढ़िए। मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स भी बहुत अच्छे टेक्निकल मैन पावर का इस्तेमाल नहीं करते और बेसिकली इनोवेशंस वगैरह पे बहुत ज़्यादा उनका नहीं होता है। हाँ सर वो है, बट मतलब हमारी इस तरह के जो हाईवेज या एक्सप्रेस वे के कॉन्ट्रैक्टर हैं दे आर फेयरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, उनके यहाँ पर भी R&D लैब्स या इनोवेशन ओरिएंटेड कुछ स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा नहीं है इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मतलब सर इस तरह के उसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्रोक्योरमेंट में कुछ एक कंट्रीज में पर्टिकुलरली लेट्स से साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर हो गया, फिर साउथ कोरिया हो गया जी, या यूरोप में कुछ कंट्रीज में व्हाट वी हैव विटनेस्ड, जब प्रोक्योरमेंट होती है, टेंडर होते हैं तो उसमें 5% के आसपास सस्टेनेबिलिटी के भी मार्क्स होते हैं कि हाउ दे हैव डिजाइन द प्रोजेक्ट और हाउ वेल दे विल कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट, और उसमें 5% कंपोनेंट जो है वो सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड मटेरियल और द डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन वो कैसे करेंगे ताकि इस तरह के जो ऑल्टरनेट मटेरियल्स हैं या इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स हैं उसको यूटिलाइज कर सकें। मतलब इस तरह की कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट अभी भी इंडियन सिस्टम में अभी इंक्लूड नहीं हुई है। नहीं हो रही है। और मतलब व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन? यही है कि कोई भी उस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, दैट इज वन थिंग। द सेकंड इज कि सभी लोग टाइम के अगेंस्ट रेस लड़ रहे हैं, सबको लगता है बहुत जल्दी बनाना है, इसलिए शायद रिसर्च R&D नहीं हो पाती। एक तो ये भी रीजन है, पर दूसरा ये है कि हमारा वो रिसर्च बेंट नहीं है और हम एज बड़े इस मामले में कंजर्वेटिव हैं और सिविल इंजीनियरिंग कम्युनिटी वैसे भी बहुत रीजनेबली कंजर्वेटिव है तो वो जो उन्होंने पहले पढ़ रखा है बस उस पर ही रिलाई करना चाहते हैं। जी, मटेरियल साइंसेज में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही है, उसका इस्तेमाल करके हम अच्छा खासा है इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और प्रोक्योरमेंट में जब तक आपका बिल्कुल सही कहना है कि हम उसको वेटेज नहीं देंगे और फेयरली रीजनेबली इवेलुएट नहीं करेंगे तो ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ें लेके आ रहे हैं उनको एज नहीं मिलेगा। नहीं मिलता सर उस तरह से। और मतलब व्हाट वी हैव आल्सो मे बी आई थिंक नोटिस्ड कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जनरली देखा है तो दे आर द एपेक्स बॉडी जो पैसा देते हैं। जैसे आपने मॉडल बताया कि BOT मॉडल है, PPP मॉडल है,
जहाँ पैसा थर्ड पार्टी से आ रहा है, नॉट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट नहीं पैसा दे रही है बल्कि बाहर से पैसा आ रहा है और फिर काम हो रहा है। मुझे लगता है कि मतलब डू यू फील कि शायद जो इस तरह के जो मॉडल्स हैं जिसमें सस्टेनेबिलिटी इंक्लूजन किया सकता है, वो उस तरीके के एंगल से, बिकॉज जब बाहर से पैसा आता है या इंटरनेशनल मार्केट्स पैसा आता है, जैसे एडीबी ने पैसा दिया या केएफडब्ल्यू ने दिया या जाइका ने दिया, इस तरह के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, व्हेन दे प्रोवाइड द फाइनेंसेस एट द रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट, उनकी एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड प्रोजेक्ट होने चाहिए, बिकॉज उनकी अपनी इन्वायरमेंट पॉलिसी भी है। उसमें भी ऐसा मतलब मैंने तो नहीं देखा है वो। अच्छा सकता है कि मुझे उस सेक्टर को छोड़े हुए करीब 6-7 साल हो गए तो लेकिन होना तो चाहिए। अब हम लोग सर एक इनिशिएटिव हम लोग का है जिसको हम लोग धरती काउंसिल के नाम से बोलते हैं। वी सपोर्ट दिस सेक्रेटरीट विच बेसिकली वर्क्स ऑन द लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर साइड। तो वो क्या करती है कि जितने भी इस तरह के लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, लेट्स से एक्सप्रेसवे, उसको 11 पैरामीटर्स पे रेट करती है विद रिस्पेक्ट टू लाइफ साइकिल, विद रिस्पेक्ट टू सोशल इम्पैक्ट, मटेरियल यूसेज, इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स, ये सब चीज़ों पे। एंड सर्टनली स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी, हेल्थ, ये सब तो है ही है। और उसके बेसिस पे दे मे बी अवार्ड द प्रोजेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेवल्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इस तरह के लेवल से। डू यू फील, बिकॉज यू हैव स्पेंट सो मच टाइम इन द ईयर्स, इस सेक्टर में देखा है कैसे हिसाब से चीज़ें चेंज भी हुई हैं, ट्रांजिशंस भी हुए हैं, इस तरह के जो फ्रेमवर्क हैं या जो टूल्स हैं, उनका रोल है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग सच इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग मोर सस्टेनेबल इन ड्यू कोर्स ऑफ ईयर्स एंड टाइम? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमारा जो फाइनेंसिंग एजेंसीज हैं वो इस बात को वैल्यू करती हैं कि सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स को कितना हद तक उन प्रोजेक्ट्स के फॉर्मुलेशन में या डिज़ाइनिंग में या इम्प्लीमेंटेशन में या इवन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में जोड़ा जा रहा है, तो निश्चित तौर पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल, अगर आप जिन प्रोजेक्ट्स को रेटिंग दे रहे हैं और अच्छी रेटिंग्स उनकी आ रही है, अगर उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट कम हो उनके इस तरह के पैरामीटर्स पे हाईली रेटेड होने के चलते, तो जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं वो ज़रूर सामने आएंगे। तो हमें लगता है कि ये चीज़ चिकन एंड एग प्रॉब्लम जैसी है। हम उस तरह के पैरामीटर्स नहीं बना रहे हैं, इससे जो सस्टेनेबिलिटी कॉन्शियस फाइनेंसियर्स हैं उनको भी इस तरह के पैरामीटर्स के आधार पे अपनी फाइनेंसिंग को कैलिब्रेट करने का मौका नहीं मिल रहा है। और चूँकि फिर प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को वो चाहे सस्टेनेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करे ना करे, कोई डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो भी उस पर ध्यान नहीं देता। तो मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा इंटरवेंशन है। और उस इंटरवेंशन के चलते अगर इस तरह की इकोसिस्टम या ड्राइव या मोटिवेशन जनरेट होता है तो वो इस सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाने में अच्छा रोल प्ले करेगा। थैंक यू सो मच सर। सर थोड़ा स्टील पे भी बात करते हैं, बिकॉज आप यू हैव बीन you worked as a secretary of Ministry of Steel also. जैसे आपके ही कार्यकाल में टैक्सोनॉमी पे काम हुआ एंड यू गॉट इट रिलीज्ड कि जो स्टील सेक्टर में टैक्सोनॉमी रिलीज, इसमें के एक लेवल्स बने हुए हैं 1.6 टन्स ऑफ CO2 से पर टन्स ऑफ फिनिश स्टील से 2.2 तक। उसमें से दो क्वेश्चन है। एक है कि ये फ्रेश स्टील या वर्जिन स्टील के हिसाब से लेवल्स बने हुए हैं, तो सेकेंडरी स्टील मार्केट जो अभी आज के समय में 10% के आसपास में है, इट विल ग्रो इन ड्यू कोर्स ऑफ ईयर्स, दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे स्टील यूजेज बढ़ेगा वैसे वैसे सेकेंडरी स्टील मार्केट भी बढ़ेगा। उसके लिए अलग टैक्सोनॉमी की ज़रूरत है या नहीं है? दैट इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन सर। मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको मैं करेक्ट करना चाहूँ। सेकेंडरी स्टील मार्केट बड़ा है। अच्छा सर। आज के दिन में अगर आप प्राइमरी स्टील मेकर्स जिनको हम क्लासिफाई करते हैं 1 मिलियन टन एंड अबव प्रोडक्शन पर एनम जिनका हो, उनका हिस्सा करीब 40-45% है। बाकी हिस्सा जो है वो सेकेंडरी स्टील मेकर से आ रहा है।
तो सेकेंडरी स्टील मेकर्स एज ए कम्युनिटी छोटे नहीं हैं। जी। रही बात ये टैक्सोनॉमी में जो जिसका इशारा आप शायद करना चाह रहे थे कि जो स्क्रैप बेस्ड स्टील बना रहे हैं जी, उनको हम कैसे उनके लिए हम कोई अलग यार्ड स्टिक रखें या इसी तरह की यार्ड स्टिक। मुझे लगता है कि इस तरह का बहुत अलग करने से हमें और ज़्यादा कंफ्यूजन जनरेट होगा। एक सिंपल यार्ड स्टिक रखना चाहिए और लोगों को ग्रेजुअली मोटिवेट करते रहना चाहिए। इस कंट्री में जो भी सेकेंडरी स्टील स्क्रैप से बन रहा है वो 10% से ज़्यादा नहीं है। शायद 10% का नंबर आप उधर से आप ला रहे हो। कारण ये है कि जो स्क्रैप जनरेट हो रहा है वो कंट्री में स्टील यूज़ का बहुत पुराना और बहुत लंबा इतिहास नहीं होने के चलते जो चीज़ आज से 40 साल पहले जनरेट हुई होगी या जो आज हम मैन्युफैक्चरिंग में स्क्रैप जनरेट कर रहे हैं या जो सिप रिसाइकलिंग से आ रही है वही हमारे पास स्क्रैप का स्रोत है। वो टोटल अवेलेबिलिटी लगभग 25 से 30 मिलियन टन है। दुनिया के अधिकतर देश आज स्क्रैप का ट्रांसपोर्ट और उसका एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अपने देश में कम से कम एनर्जी खर्च करके और कम से कम एमिशन करके हम अपने यहाँ स्टील बना सकें। तो बेसिकली स्क्रैप की अवेलेबिलिटी और उसके चलते लोअर एमिशन स्टील मेकिंग थ्रू दैट रूट इज ए इशू। But I think the redemption lies in if we are able to, let's say, use hydrogen for steel making. Technology change, CCUS and all that would make a significant dent. So we have to move towards newer set of technologies which reduce carbon emissions. हाँ सर, अगर मतलब अगर CCUS या हाइड्रोजन बेस्ड हो जाए तो सर्टेनली शायद जो रिक्वायरमेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उसके लिए तो बहुत बड़ा मतलब एक गेम चेंजिंग एनवायरनमेंट पैदा हो जाएगा। बट एक और सर चीज़ है जैसे जो हमारे यहाँ पे जो दैट वाज माय सेकंड क्वेश्चन कि जो टैक्सोनॉमी बनी है वर्सेस लेट्स से जापान या साउथ कोरिया में जो लेवल्स हैं उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ की टैक्सोनॉमी जो बनी है दैट इज़ रिलैक्स्ड टैक्सोनॉमी, उनका बेंचमार्क या थ्रेशोल्ड लेवल थोड़ा सा लीनियंट है। इज़ दैट ट्रू? मैं अभी इस प्रश्न का बहुत उत्तर नहीं दे पाऊंगा पर आई थिंक ये एस्पिरेशनल है। तो मुझे लगता है इस तरह के रोड मैप्स होने से जनरली कंपनीज मूव करती हैं आगे। मेरा ये मानना है कि जैसे हमने जो रोड मैप फॉर डिकार्बनाइजेशन ऑफ द स्टील सेक्टर रिलीज़ किया वो उसमें अभी तक गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं आ पाई है। आई होप कि वो जल्दी से सपोर्ट आ जाए। पर एक रास्ता दिख जाने से लोग अपने आप को अलाइन करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि टैक्सोनॉमी भले स्ट्रिक्ट हो लेकिन वो लोगों को ग्रेजुअली जो लेसर इमिशन की तरफ मूव करने में जरूर मदद कर रही है और लोग अपने आप को देख रहे हैं कि हम किस बैंड में आ रहे हैं। तो टोटली एग्री विद यू सर। मतलब कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेवल तो स्टैब्लिश हो ही गया है। उसके बाद आप कुछ समय चलिए, फिर इम्प्रूव करना तो इम्प्रूव कर दीजिए। दैट इज ऑलवेज द वे फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक बात है। और आज के दिन में वैसे भी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको CBAM और इस तरह के रेगुलेशन आने के चलते और भी ज़्यादा इंटेंसिव प्रोसेस मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है और उसमें लोगों के सामने इस टैक्सोनॉमी का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया। उसको जो एक्सपोर्ट मार्केट्स में जो टैक्सोनॉमी इस्तेमाल में आ रही है उसी का हाँ वो तो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायरमेंट है वो तो करेगा ही करेगा। चाहे वो स्ट्रिंजेंट होगा तो स्ट्रिंजेंट करेगा। अगर तो ये टैक्सोनॉमी अगर इंडिया में इंडियन प्रोक्योरमेंट के लिए अगर इस्तेमाल कर ली जाती तब एक बड़ी हाई तौबा मच सकती थी। आज के दिन नहीं हुआ है। ये एक
उनके लिए रिलीफ है, बट अगर आप नेशनल प्रोग्रेस के हिसाब से देखिए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम चूक भी रहे हैं। बट जैसे टैक्सोनॉमी रिलीज हुए भी मुझे लगता है 2-3 साल तो हो ही गए हैं। 2 साल तो 2 साल हो गए हैं सर। हाँ, बट अभी भी जैसे एडॉप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेजर पीएसयू ने अभी ऐसे इसको अडॉप्ट नहीं किया कि दैट दे विल यूज इन देयर प्रोक्योरमेंट फॉर लेट्स से 5%, 10% ऑफ देयर टोटल प्रोक्योरमेंट। अभी सर किसी उसमें नहीं कहीं नहीं कहीं किया नहीं है। हुआ है। यद्यपि आपने तो काफ़ी प्रयास किया है, अपनी रिपोर्ट भी रिलीज की है, जी लोगों को कंसल्ट भी किया है, लेकिन जी वो अभी तक उस तरह का कंससनेस या ड्राइव नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया। अच्छा सर, एक बार जैसे यूसेज पे बात करते हैं। जैसे काफ़ी जगह पे जैसे ऐसे लेट्स से एज एन आर्किटेक्ट भी हम लोग जब इस तरह से कई सारे डेवलपर्स या गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में जब काम करते हैं तो वी सी अ क्लियर डिफरेंस। जैसे पब्लिक सेक्टर में जब हम लोग सीपीडब्ल्यूडी बिल्डिंग्स में काम करते हैं तो वी गेट टू सी फ्रेश स्टील यूसेज, जबकि जब सेकंड मतलब अगर मैं मार्केट ओपिनियन देखता हूँ प्राइवेट सेक्टर में, तो वो रिसाइकल्ड स्टील या सेकेंडरी स्टील यूज़ करते हैं। उसका एक रीज़न भी वो लोग बताते हैं कि प्राइमरी स्टील और सेकेंडरी स्टील का जो स्टैंडर्ड है वो सेम है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन जो कॉस्ट है वो लगभग 15 रुपये के आसपास में डिफरेंस है। वो 65 रुपीज़ में है तो वो 50 रुपीज़ के आसपास में है, और इसलिए ज़्यादातर लोग जो प्राइवेट सेक्टर है वो सस्ता यूज़ करता है। मतलब ये जो डिफरेंस है वो यूसेज या डिज़ाइन पैरामीटर के हिसाब से लोग नहीं, मतलब मैं मान चलता हूँ अगर मेरा जो स्पैन है वो ज़्यादा बड़ा है तो शायद मैं फिर भी रिस्क कम लूँगा और मैं फ्रेश स्टील यूज़ करूँगा, लेकिन वो कॉस्ट पैरिटी के कारण जो है वो चीज़ें बढ़ रही हैं। टैक्सोनॉमी आएगी तो कॉस्ट और बढ़ेगी फॉर द ग्रीन स्टील। व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस कि हम इस तरह के जो ग्रीन स्टील का जो मार्केट है, हम एक तो हम एग्रीगेशन कंपोनेंट बढ़ा दें, ज़्यादा कर लेंगे तो शायद फिर भी जो ग्रीन स्टील का जो कॉस्ट है वो कम हो सकता है, एंड देन परचेज या प्रोक्योरमेंट बढ़ सकती है। और कोई सजेशन है सर इस पे? देखिए, मतलब टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करने का ये तरीका हमेशा से रहा है कि आप उसका जो उपयोग का दायरा है आप उसको बढ़ा दें। जी आपको याद होगा कि अपने यहाँ जब CFL आई थी जी तो CFL बड़ी कॉस्टली होती थी। फिर बाद में EESL जी। ने उसके पॉपुलराइज करने के लिए कैंपेन्स और सब रन कैंपेन्स की, और फिर वो उसी ने सारे यूज कंट्री के डिमांड को एग्रीगेट करके जी बड़े पैमाने पे बनवाना शुरू किया। तो अब कॉस्ट इतनी फॉल कर गई कि हमारे यहाँ भी मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड वाइड भी कॉम्पिटिटिव है। तो हम अगर उस तरह का एग्रीगेशन फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे कॉस्ट भी लोअर कर पाएंगे और हमारा जो ग्रीनर मटेरियल या टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। मुझे लगता है कि अब जैसे एक मिनिस्ट्री कहे कि हम करेंगे और दूसरा ना कहे कि हम नहीं करेंगे, तो फिर डिमांड तो फ्रैगमेंटेड ही रहता है। अगर डिमांड बड़ा दिखेगा तो लोग भी आएंगे। अगर सपोज करिए कि टोटल कंट्री में आज के दिन 200 मिलियन टन की डिमांड है जी, और उसमें कोई कहता है कि नहीं साहब हम 20 मिलियन टन ग्रीन स्टील जिसमें इम्बेडेड कार्बन एमिशन 1 है वही इस्तेमाल हम करेंगे, तो 20 मिलियन टन वाले लोग तो आएंगे। हाँ बिल्कुल तो सही बात। आज के दिन में मार्केट को क्या सिग्नल है? कोई सिग्नल नहीं। बिना सिग्नल के कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा और ज़्यादा खर्च क्यों करेगा? आई टोटली एग्री विद यू सर। बट जैसे इसमें हमेशा ही मतलब जैसे डिमांड सप्लाई का हमेशा एक चिकन सिचुएशन है। मतलब मुझे लगता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ PSU लाइक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर प्रोक्योरर है फॉर द स्टील। वही अगर बोल दे कि मुझे लेट्स से 20% से 30% ही, मैं तो 100% नहीं कह रहा हूँ शायद, क्योंकि अभी शायद इतनी सप्लाई भी अवेलेबल ना हो पाए, लेट अस से 20% के आसपास में वो ग्रीन स्टील के लिए डिक्लेयर कर दे, एंड देन दे स्टार्ट निगोशिएशन कि हम आपसे इतना बल्क प्रोक्योर कर रहे हैं, कॉस्ट हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। आपको लगता है कि इज इट रीजनेबल टू से कि सप्लाई साइड जो है वो सेम कॉस्ट पे सप्लाई कर देगी ग्रीन स्टील? थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, पर
नेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी तो इम्पोर्टेंट है भाई। अगर ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम भी तो भुगत रहे हैं। जी जी। और अगर पब्लिक सेक्टर एजेंसीज उसका कॉस्ट बियर करने को तैयार नहीं रहेंगी तो ये एक्सपेक्ट करना कि प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज उसमें लीड लेगी, ये बड़ा मुश्किल है। आफ्टर ऑल जब हम किसी तरह का रिफॉर्म चाहते हैं तो उसको फिस्कल नॉन फिस्कल स्टैंडर्ड्स सब तरीके के मीन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सही बात है। डिमांड भी क्रिएट करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड्स भी ले डाउन करने पड़ेंगे, इन्फोर्समेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो डिमांड क्रिएशन तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, उसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। अच्छा सर, इस सब चीज़ों में जैसे जब भी हम लगता है फॉर एग्जांपल मान चलते हैं कि थोड़ा ज़्यादा पैसा पड़ जाता है तो उसमें एक एडिशनलिटी कंपोनेंट है कि, और उस वाले केस में जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अभी एक नया CCTS प्रोग्राम नया लॉन्च हो रहा है, इंटरनेशनली तो खैर अवेलेबल है ही है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स का रोल है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द मार्केट साइज बिगर एंड बेटर फॉर द सच इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल, इट्स ए ग्रीन स्टील या लो कार्बन सीमेंट। निश्चित तौर पे है, क्योंकि अगर आपने CCTS का मार्केट डेवलप कर दिया तो बेसिकली दैट बिकम्स काइंड ऑफ अ करेंसी which you can exchange with somebody who is not meeting, and if somebody has to buy it from the person who has something in excess or in surfeit, then for them it's another motivation which is coming their way. I mean, take another example. If we really want to motivate somebody to keep let's say his neighborhood low rise area, and if we give to them let's say additional FAR which can be traded, so then they have some financial incentive to keep it that way. Else like others also, they will go for a high rise development. I remember visiting Sydney way back in 2005. मैंने हम लोग वैसे ही उनकी सड़कों पर देख रहे थे तो हमने देखा एक बड़ा 2 हाई राइजेस के बीच में एक छोटा सा गिरजाघर है और उसकी हाइट 4 या 5 मंजिल की होगी। तो हम जाए भाई इसको भी क्यों नहीं लोगों ने कर दिया। तो लोगों ने कहा इसके पास FAR था, इसने बेच दिया। तो ट्रेडेबल कम्युनिटी की तरह हो जाए तो नथिंग लाइक इट। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। बिल्कुल कि कोई उसे ले सकता है, खरीद सकता है। हमारे यहाँ पे अभी ये सेलेबल FAR कंपोनेंट का प्रोविजन नहीं है शायद अभी। नहीं, कुछ स्टेट्स ने किया है। अच्छा। जैसे मुंबई मार्केट्स में है, शायद गुजरात में है। अच्छा। पर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज FAR का मार्केट हमने नहीं डेवलप किया, विच वी शुड। आई मीन आइडियली देखिए, आइडियली तो एक नेशनल मार्केट होना चाहिए। अगर नेशनल मार्केट भी नहीं डेवलप करिए तो स्टेट मार्केट डेवलप कर लिए। अगर स्टेट मार्केट भी नहीं डेवलप कर लिए तो जैसे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रीजन है, NCR रीजन जिसको कह सकते, उसका डेवलप कर लीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम सिटी में तो कर लीजिए। वेरी गुड पॉइंट सर। मतलब नेशनल लेवल पे ना हो रहा तो कम से कम एक छोटे लेवल पे तो करके और फिर क्रिएट अ सक्सेस मॉडल। और फिर शायद उसको रेप्लिकेट करना या स्केल करना थोड़ा आसान भी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, वेरी गुड पॉइंट सर। आई विल रिमेम्बर दिस। एक और पॉइंट है सर कि मुझे लगता है कि जैसे आपने ग्रीन वॉशिंग का नाम सुना होगा जी। कई सारी जगह पे गवर्नमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो इस चीज़ को लेकर के भी रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पे गए, मिले हम लोगों ने चीफ इंजीनियर सर से। उन्होंने बताया कि दे हैव इनिशिएटेड वन मे बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव जिसमें कि ग्रीन बिटुमिनस करके उन्होंने शुरू किया। अब जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने सर्टिफिकेट लगा दिए। अब वो सर्टिफिकेट की जो वैलिड वो थी, ऑथेंटिसिटी थी, उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं लिखा गया। तो जो मतलब उसने कैसे लेकर के आ गया, क्या आ गया, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कैन बी फ्रॉडलेंट। यस सर। तो वो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब स्टील मिनिस्ट्री भी ये टैक्सोनॉमी लॉन्च कर रही है तो उसके पीछे स्टील मैन्युफैक्चरिंग की रजिस्ट्री बनाने की तैयारी थी। जी। वो
अब मैं बहुत ज़्यादा उसको ट्रैक नहीं कर रहा हूँ कि उस पर कितना बढ़े हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे जी। तो उन्होंने ब्रांडिंग के पर्पस से कहा था कि हर प्राइमरी स्टील मेकर जो है ना, जो हर बैच स्टील का हर बैच का वो डिटेल QR कोड में कैप्चर करेगा, उसके साथ वो लेबल के रूप में रहेगा और वो उसकी रजिस्ट्री रहेगी, और जिसको कोई भी यूजर या कंज्यूमर जो है जी। वो उसको स्कैन करके उस रजिस्ट्री को एक्सेस कर सकता है। वाह, वेरी नाइस। ये चीज़ बिना यहाँ किए हुए आप जो ग्रीन वॉशिंग की बात कर रहे हैं और फ्रॉडलेंट बिहेवियर की बात कर रहे हैं वो यहाँ भी होगी। जी। तो उनका जो डर था वो या उनका जो शक है, उनकी आशंका है, वो जायज़ है। जी। बट इस तरह के रिफॉर्म साइलोज में नहीं हो सकते। वी हैव टू रीथिंक दिस सिस्टम्स, तभी जाके ये सक्सेसफुल होगा। स्टील में अगर हम रियली चाहते हैं कि टैक्सोनॉमी का लोग इस्तेमाल करें और उसको यूज़ करके चीटेड फील नहीं करें, तो वी हैव टू क्रिएट अ रजिस्ट्री ऑफ स्टील बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। जी। और वो आसान भी है मुझे लगता है, नहीं? आज के दिन में तो आसान है, आज कुछ भी कर लीजिए। जी, क्योंकि मतलब जो स्ट्रक्चर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बड़े मैन्युफैक्चर हैं, फ्रेश स्टील में तो बहुत आसान है, बिकॉज उनके यहाँ तो जो भी गुड्स या टन्स निकलता है वो सब कुछ मतलब रजिस्टर्ड ही है, उसमें वो QR कोड लगाना आसान है और फिर वो पूरे मार्केट में वो चेन ऑफ कस्टडी या हम लोग जो रजिस्ट्री बोलते हैं, वो रजिस्ट्री के हिसाब से बिकता रहता है और वो उसका ट्रैक चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट सेकेंडरी स्टील मार्केट में ऐसा हम लोग सर रजिस्ट्री या COC चेन ऑफ कस्टडी का वो बिल्ड कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रोविजन? मतलब वही ब्रांडिंग के ख्याल से अगर आप जाइएगा और लोग उसके लिए प्रीमियम देने को तैयार रहें जी, कि जो इस तरह का ब्रांडेड सर्टिफाइड QR कोड विथ इट्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस, जी, एक्सेसिबल बाय पीपल रहेगा, तो निश्चित तौर पे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, मैं किसी फर्म या ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर वो अगर वो इस तरह की एश्योरेंस कस्टमर को नहीं दे पा रहा है तो कोई क्यों लेगा। अब आज के दिन भी हम सेल के स्टील के लिए, टाटा स्टील के TMT रॉड के लिए क्यों मार करते हैं? तो हमें लगता है कि वो हमें सही चीज़ दे रहा है। हाँ बिल्कुल, ऑथेंटिसिटी है। पर अगर इस तरह की ऑथेंटिसिटी अगर हमें प्राप्त करनी है और हम सबका एश्योर कर सकते हैं कि जो भी इस तरह का QR कोड या जो भी इस तरह के लेबलिंग के साथ आ रहा है वो बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट है, तो इस्तेमाल लोग करेंगे, लोग उसके लिए प्रीमियम भी देंगे और बाकी को डिस्करेज भी करेंगे। कुछ लोग तब भी होंगे जो अनब्रांडेड अनलेबल्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, बट दैट इज देयर प्रॉब्लम। हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात है। इन्फ्रा में सर एक और कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एमिशन, वो है लो कार्बन सीमेंट या सीमेंट बाय एंड लार्ज। सीमेंट का एक नया फॉर्म अब मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, वो है रेडी मिक्स कंक्रीट, है ना। ज़्यादातर अब छोटे घर से लेकर के बड़ी बिल्डिंग्स में कंक्रीट यूज डायरेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द लेबर इशूज। जी जी। सीमेंट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कम और पैरेलली हम कंपेयर करें स्टील इंडस्ट्री में, तो सीमेंट इंडस्ट्री में टैक्सोनॉमी का आना था बट वो आ नहीं पाया अभी तक। ज़्यादातर केसेस में जैसे आपने बताया कि जब हम लोग स्टील में तो उस तरह के फिर भी बैच बनाए जा सकते हैं QR कोड लगा करके। सीमेंट बैग्स तो बैग्स की फॉर्म में आते हैं बट उसमें मतलब बहुत सारा रेजिस्टेंस है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर साइड की वो इस तरह का डिक्लेरेशंस या डेफिनेशंस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लेबल। ऐसा स्पेसिफिक रीज़न जो हमें लगता है वो ये है कि एक तो ऑलरेडी फ्लाई ऐश मिक्स्ड सीमेंट आता है OPC, जिसमें कि 95% क्लिंकर है, बट PPC हो गया, उसमें 25-30% फ्लाई ऐश है। उसके अलावा स्लैग सीमेंट है, कंपोजिट सीमेंट है, इस तरह के बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं मार्केट में। ऑलरेडी इस तरह से हैं तो लोगों को या मैन्युफैक्चरर्स को लगता है कि इस तरह की जो टैक्सोनॉमी है जैसे स्टील में है, इसमें नहीं लाने से भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आपको लगता है कि मार्केट में इस तरह के टैक्सोनॉमी फॉर द सीमेंट लाने से जो कार्बन एमिशन का जो अकाउंटिंग है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, वो
शायद ज़्यादा बेहतर हो सकता है। निश्चित तौर पे भले उनको यूटिलिटी नहीं दिख रही हो और वो हर आदमी अपना पोजीशन, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी या प्राइसिंग मॉडल या प्राइसिंग सिचुएशन है उसको देख के लेता है। इंडस्ट्री वाइड अगर गवर्नमेंट या इंडस्ट्री एसोसिएशन इस चीज़ों को इन्फ्लुएंस करे तो थोड़ा रेसिस्टेंस तो होगा, पर मुझे लगता है सक्सीड करेगा। क्योंकि आप देखिए वो डाइवर्सिटी तो स्टील इंडस्ट्री में भी है। कोई स्टील से, कोई इंडक्शन से बनाता है, कोई कोल बेस बनाता है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का इस्तेमाल करता है, कोई कोल करता है, कोई गैस करता है। तो इसमें भी बहुत ही डाइवर्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है जी। पर आपने एक यार्ड स्टिक कहा कि भाई एम्बेडेड कार्बन आपका यार्ड स्टिक रहेगा तो एक तरीके का मूवमेंट होता हुआ दिखता है। कितना बढ़े हैं वो अलग बात है, लेकिन कुछ मूवमेंट होता हुआ दिखता है, सब लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री में भी इस तरह का कंसर्टेड एफर्ट करें तो लोग आएंगे। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ग्रीन स्टील का जो डिकार्बनाइजेशन रोड मैप लिखा उसमें भी आसान नहीं था हमारे लिए। हमने इंडियन स्टील एसोसिएशन को कितनी बार हमारे मिनिस्टर ने उनको बुलाया, परसू किया, उनसे कहा कि भाई आप सपोर्ट करो। अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट हम लोग को उनसे नहीं मिला। फिर हमने जितने भी इसमें थिंक टैंक्स और एकेडमिक बॉडीज़ और इवन मैन्युफैक्चरर सब की ग्रुप्स बना दी और वो उन ग्रुप्स को कहा कि भाई अपना अपना टास्क फोर्सेस बनाया, उनको कहा अपना अपना रोड मैप डेवलप करो, फिर सबको कंबाइन किया। तो इस तरह का एफर्ट कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, नीति आयोग, इनके पार्ट पे जरूरी होगी, पर्टिकुलरली जो हाई इमिशन सेक्टर्स चाहे ये हो, चाहे एल्यूमिनियम हो या इस तरह के जो सेक्टर है। एक और सर क्वेश्चन है कि जैसे मतलब ज़्यादातर केसेस में जो जैसे बारकोड आपने बताया या लेबल्स हो गए, मतलब आपको लगता है कि कंज्यूमर डिमांड इस तरह के लेबल से क्रिएट की जा सकती है? क्योंकि ज़्यादातर केसेस में तो कंज्यूमर अगर डिमांड करने लग जाता है तो मैन्युफैक्चरर्स अपने आप लाते हैं, बट बहुत सारे जगह पे हमें लगता है कि शायद B2B लेवल पे ही बहुत सारे प्रोक्योरमेंट मॉडल्स हैं। जैसे गवर्नमेंट एक्सप्रेस वे बना रही है, अब उसमें तो कंज्यूमर से कोई रिलेशन नहीं है, या जब तक वो घर के लेवल पे ना आ जाए कि मैं अपना घर बना रहा हूँ और मुझे सीमेंट बैग्स खरीदनी है, तो वहाँ पे तो फिर भी एक रोल है जहाँ पे शायद मैं डायरेक्ट खरीद रहा हूँ। RMC में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो वैसा कुछ मॉडल कंज्यूमर अवेयरनेस से फ़र्क पड़ेगा, या मतलब B2B मॉडल पे ही अवेयरनेस का फ़र्क पड़ेगा, या गवर्नमेंट मैंडेट का फ़र्क पड़ेगा? आई थिंक सबका रोल है। गवर्नमेंट मैंडेट होने से इंडस्ट्री वाइड लोगों को एक्ट करने का मौका मिलता है। जो फाइनेंसिंग बॉडीज़ हैं वो सामने आती हैं, जो रेगुलेटर्स हैं वो सामने आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट मैंडेट का अपना रोल है। जहाँ हम रिटेल मार्केट है वहाँ पे इस तरह की लेबलिंग का रोल आता है, पर लेबलिंग का भी जब तक एजुकेशन ना हो तो भी वो काम नहीं करेगा। आज के दिन में अगर CFL सक्सीड किया तो उसके पीछे काफ़ी बड़ा एफर्ट एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का था जी। लेकिन सर उसमें वही है कि जैसे एंड कस्टमर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे सभी जगह पे LEDs आज के समय में लगी हैं ऑलमोस्ट, मुझे लगता है 100%, जस्ट बिकॉज मुझे कस्टमर को लगता है कि उसका एक तो ऑपरेटिंग बिल जो है वो कम है। अब पॉइंट है कि इस तरह के कार्बन एमिशन या लेसर कार्बन एमिशन वाले जो सीमेंट और स्टील्स है उसका ऑपरेशनल मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है, इमीडिएट रिलेशन नहीं है सर। तो या तो उसके लिए कैपेक्स कम हो, अदरवाइज उसके लिए कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं दिखता है। आपकी बात सही है कि हर चीज़ के लिए एक ही मॉडल नहीं अपनाया जा सकता जी, पर जो आपके पास अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स का किस रेशियो में आप इस्तेमाल करेंगे, क्या कंपोजिशन रहेगा उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ के, वो डिफर करेगी। कहीं पे गवर्नमेंट मैंडेट काम करेगा, कहीं पे फाइनेंशियल सेक्टर का प्रेशर काम करेगा, कहीं पे कंज्यूमर प्रेशर काम करेगा।
पर ये बात जरूर है कि अगर आप किसी चीज़ को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो उसके बारे में बात करनी हो। ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर आप बात ही नहीं करिएगा, सिर्फ वो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में रह जाएगी तो फिर माइंड स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर। माइंड स्पेस ऑक्यूपाई करना जरूरी है, पॉलिटिशियंस का बात करना जरूरी है, इन्फ्लुएंसर्स का बात करना जरूरी है, जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं उनका इस पे बात करना जरूरी है। टोटली एग्री। अदरवाइज एक्चुअली इसलिए देखा है तो बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बने बट इन्फोर्समेंट वीक है। जी, शायद इन जनरल लोग शायद अवेयर नहीं हैं, या जो आप बोल रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स या पॉलिटिशियंस उनके बारे में बात नहीं करते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। सर, आपने एज ए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में भी काम किया है, और मैं देखता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे पिछले 75 सालों का अगर मैं देखता हूँ तो पहले हमारा जो रूरल डेंसिटी थी, डेमोग्राफी डेंसिटी, वो कम थी, धीरे करके बढ़ रही है एंड विल रीच टू 50%। और वो जो सिटी लेवल पे जो प्रेशर है वो बढ़ जा रहा है। और जब लोग गांव से शहरों में आते हैं तो सर्टनली इस आशा के साथ आते हैं कि उनके एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ हाई अर्निंग वो पूरे हो जाएंगे एंड दे विल हैव अ बेटर होम एंड फैसिलिटीज़ एंड एक्सेट्रा। बट वो इतनी आसान नहीं है। शहरों में अब अलग तरीके के इश्यूज़ हैं। अब जब रूरल डेवलपमेंट जैसे आपने एक मिनिस्ट्री को वो किया, मतलब द मेन इंटेंट आई बिलीव एज ए, क्योंकि मेरा भी जो रिलेशन है वो एक रूरल एरिया से है, गांव से बिलोंग करता हूं मैं, और मुझे हमेशा लगता है कि अगर वहाँ पे इनफ संसाधन हो जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अवेलेबिलिटी ऑफ रोजगार हो जाए, तो शायद वहाँ के यूथ को निकलना ना पड़े। दे कैन स्टे देयर मे बी विद इन द, अब वहाँ पे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे बन गए हैं तो शायद लोग वहाँ पर रह करके आसपास के शहरों में जॉब करने की जो तरीका है वो बढ़ भी गया है। बट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का मेन जो मोटो या गोल है वो क्या है सर एज ऑफ नाउ? देखिए, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बहुत सारे फ्रंट्स पे काम करती है जी। एक फ्रंट तो एम्प्लॉयमेंट एश्योर करने का है, दूसरा फ्रंट है लाइवलीहुड अच्छा करने का जी, तीसरा फ्रंट है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, तो चौथा फ्रंट था जो एक प्रोग्राम था अर्बन मिशन जी, उसके माध्यम से रूरल एरियाज में अर्बन लेवल की फैसिलिटी तैयार करने का, और उसके अलावा फिर बाकी मिनिस्ट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन करके रूरल एरियाज में क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव करे, उसकी तरफ प्रयास करने का। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन सारे फ्रंट्स पे काम करती है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो रूरल अर्बन माइग्रेशन की में आती है वो लाइवलीहुड का लो लेवल की अवेलेबिलिटी, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ का कम होना, और इन जनरल थोड़ा कंजर्वेटिव जो सोसाइटीज़ हैं वो बहुत सारे डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ पे उनका उस कंजर्वेटिज्म का हावी हो जाना भी, जैसे महिलाएं हैं, तो जो शहरों में उन पे बंधन है और जो गांव में बंधन है उसमें काफ़ी बड़ा फर्क है। ओह, तो गांव में ज़्यादा बंधन है? गांव में ज़्यादा बंधन है। हाँ, ओके। शहरों में आपको आज़ादी है, आप कहीं भी आ जा सकती हैं, आप किसी से बातचीत कर सकती हैं। आप अगर आप गांव में ही यही बात कहीं से करने लगी है अक्रॉस दी कम्युनिटीज़ जो है, कम्युनिटीज़ आप बात करें या कास्ट ग्रुप्स के बात करें, तो वो चीज़ गांव में आसानी से होती नहीं। आपकी पहचान आपके पति से या बेटे से या फैमिली से या आपके ससुर से, उससे है, आपकी खुद की बहुत ज़्यादा पहचान नहीं, जो काफ़ी हद तक बदला भी है जी। पिछले 15-20 सालों में काफ़ी बदलाव आया है जी। तो ये इन चीज़ों के कारण भी काफ़ी माइग्रेटरी प्रेशर्स
डेवलप कर रहा है, कर रहा है और लोग उसके चलते मूव कर रहे हैं। पर अगर हम इनको बढ़ा दें और जो करना संभव है, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी के पीरियड में एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसको मिशन लखपति कहते हैं। मिशन लखपति। हाँ, तो आइडिया ये था कि अगर फैमिलीज की हम कैश इनकम सालाना 1 लाख रुपया कर दें, प्लस वो घर में जो खेती वेती है थोड़ी भी ज़्यादा भी, प्लस गवर्नमेंट बेनिफिट ट्रांसफ़र तरह तरह के होते हैं। कुछ तो फ्री सर्विसेज हैं, हेल्थ की, एजुकेशन की, कुछ सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर रही है, फूड अवेलेबिलिटी काफ़ी लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स के माध्यम से मिल रही है, आंगनवाड़ी जैसे कार्यक्रम है। तो इन सब मिला के एक रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग, मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छी लेवल ऑफ लिविंग, एक रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग लोगों की हो जाती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि हम 2022 के आसपास हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि हम लोग 2.5 करोड़ ऐसी SHG महिलाओं को लखपति बनाएंगे। पर अच्छा, मेरे समय में तो लॉन्च नहीं हो पाया, 2024 में शायद वो लॉन्च कर पाए जी। उनका गोल था कि हम 3 साल में 2027 मार्च तक करीब 3 करोड़ ऐसी महिलाओं को लखपति बना पाएंगे। पर आपको ये जान के खुशी भी होगी, थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि उन्होंने 2026 फरवरी के आसपास ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। अच्छा, 2.5 करोड़ महिलाएं, 3 करोड़ महिलाएं लखपति हो गई विलेज एरिया में। हाँ, वेरी नाइस। और आज गवर्नमेंट ने अपने लक्ष्य को बढ़ा के 6 करोड़ कर लिया है 2029 तक हासिल करने का। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 करोड़ का SHG का यूनिवर्स है उसके अगेंस्ट है, तो मतलब 60% महिलाएं लखपति करने का इनका लक्ष्य है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक NGO के लोग आए थे, नाम उस NGO का याद नहीं आ, तो वो झारखंड के ट्राइबल फार्मर्स के बीच में काम करता है। तो उन्होंने हाई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके वो अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश की, तो जिसमें वेदर पैरामीटर्स वगैरह का इस्तेमाल करके फार्मर्स को सही एडवाइस देना, फार्मर्स को टेलर्ड एडवाइस देना, कौन सी क्रॉप लगाएंगे, क्या कब इरिगेट करेंगे, कौन सा कीड़ा लग रहा है, क्या तैयारी कर सकते हैं, इस तरह के सारे उनको इनपुट्स दिए। क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बढ़ी और उनका इनकम भी बढ़ा। जो किसान 60-70 हज़ार रुपया सालाना कमा पाता था, उसकी इनकम 4 से 5 लाख रुपए हो गई। वाह, ओके। तो मेरा मानना है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं जी। ये बस बात इतनी है कि हम उन पॉसिबिलिटीज़ का, इन सब इनपुट्स को एग्रीगेट करके इस्तेमाल नहीं कर पाए। जी जी जी, आई ऑल्सो एग्री विद यू सर कि कहीं ना कहीं हम मतलब क्योंकि लोग तो वहीं से निकल करके शहरों में आ रहे हैं जी, मतलब ह्यूमन स्टॉक तो सेम है, तो वहाँ पर अगर वो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की जाएं जिससे उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए तो शायद वो लोग वहीं रुक जाएं। हाँ, क्यों कोई आना चाहेगा? कोई क्यों आना चाहेगा? आई एग्री। आज के दिन में एक छोटे से कमरे में आप बंद होके जो शहर में रह रहे हैं जी, जो अक्सर हमारे खासकर गरीब तबके के लोग रह रहे हैं जी, उसकी तुलना में गांव में अगर आपको थोड़ा कम भी मटेरियल प्रोविज़न हो पर जो ताज़ी हवा और क्वालिटी का दूध, क्वालिटी का अन्न जी मिल जाता है तो क्यों कोई इधर आएगा? बिल्कुल सर। बट उसका आपका जो पहला पॉइंट था सर कि जो महिलाओं के लिए जो आइडेंटिटी रिकग्निशन वाला जो पार्ट था वो फिर भी कॉन्फ्लिक्टिंग है। नहीं, समाज बदल रहा है। अच्छा समाज बदल रहा है। लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप इनफैक्ट इस तरह की इश्यूज को फेस करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये महिलाएं जो अब तक सिर्फ घरों की देहरी तक सीमित थी वो अब पब्लिक स्पेस में आ गई हैं, आपस में मिलती हैं, बातचीत, अपना सुख दुख जो भी है वो साझा करती है। और फिर जो गांव की समस्याएं हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई की हो या स्ट्रीट लाइटिंग की हो या सिक्योरिटी की हो या बाकी लाइवलीहुड्स को, उस पर बात करती हैं, उससे पंचायतों से इंगेज करती हैं,
पब्लिक इंस्टीट्यूशन से इंगेज करती है। मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ के एक गांव गया था, मुझे याद नहीं आ रहा जिला कौन सा था जी। अब उस जगह पे मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि ये महिलाएं जाके पुलिस स्टेशन में भी बात कर ले रही हैं। बैंक का मैनेजर अगर कुछ नहीं कर रहा तो उसके यहाँ बड़ी संख्या में लोग जाके उससे जिरह कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आप हमें दीजिएगा। तो अगर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हम पब्लिक स्पेस में एक्टिव हैं और हम अपनी बात रीजनेबली आर्गू करके मनवा सकते हैं, तो क्यों नहीं, कोई उनका राइज रोक सकता है। प्लस अब तो अधिकतर स्टेट्स ने उनको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कर दिया है। बिहार वगैरह में तो 50% रिजर्वेशन है महिलाओं को पंचायतों की, इसमें नौकरियां उनको मिल रही हैं। तरह तरह के कम्युनिटी लेवल वर्कर्स हैं जो अधिकतर महिलाओं के बीच से आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कमजोरी थी समाज की, कंजर्वेटिज्म था, वो कंजर्वेटिज्म टूट रहा है और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ने भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जी जी हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। एक सर, जैसे इसमें एआई का रोल वैसे तो शहरों में और बहुत सारे ऐसे हम लोग देखते हैं, इन न्यूमरस एप्लीकेशंस बनने लगे हैं आज के समय में। रूरल पॉइंट ऑफ व्यू से या रूरल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ से आपको लगता है कि एआई विल बी ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द पीपल देयर? Yes, absolutely. There is no doubt about it. One, we can transform our agriculture and livelihoods. Two, we can transform the quality of healthcare. Three, we can transform the education, which can be person specific if we are able to use it right. The entire knowledge of the world is available at the click of a mouse. And if it can be tailored to each child's specific need, why can't a person staying in the rural area be able to avail the same fount of knowledge as anybody else in the city can? हाँ, मतलब एक प्लस पॉइंट है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो अवेलेबल है ही है, सबके पास में वो फ़ोन अवेलेबल है, तो इंफॉर्मेशन ट्रांजिशन का या कम्युनिकेशन का ऐसा चैलेंज नहीं है जो शायद मे बी आई थिंक 20-25 साल पहले था। हाँ। जी, आई एग्री विद यू सर कि अगर हम सही तरीके से करें तो बहुत सारी चीज़ें सही तेज़ी से बढ़ सकती है। और शायद मतलब इंटेंट यही है कि अगर जो माइग्रेशन है उसको थोड़ा सा स्लो कर दें, अपने आप धीरे धीरे करके शायद वहाँ पे उनको सही लगने लगेगा। मतलब मुझे लगता है शहरों के लोग अब गाँव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो गांव के लोग तो गांव में रहें कम से कम। हाँ, क्यों नहीं। जी, एक सर क्वेश्चन है जो मेरे भी आई थिंक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जैसे हम लोग 2047 को विकसित भारत की तरह देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का विजन भी है ऐसा कि हम लोग उस समय जो अभी हम लोग लगभग $3,000 की पर कैपिटा इनकम पे हम लोग 8,000-10,000 पे पहुंच जाएंगे उस समय तक। आपको लगता है कि वो रियलिटी है या स्टिल ड्रीम है इन टर्म्स ऑफ मे बी व्हाट वी आर डूइंग एंड द अमाउंट ऑफ पेस विद विच वी आर डूइंग? अभी 2 दिन पहले नीलकंठ मिश्रा का एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में। अच्छा सर, आप देखिएगा उसको। जी। नीलकंठ मिश्रा कहते हैं कि अगर आपको डेवलप करना है और विकसित देश बनाना है 2047 तक, तो 9% के रेट से जीडीपी को ग्रो करना होगा। जी। तो 9% रेट से ग्रो करने के लिए बहुत सारे हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने होंगे। जी। जहाँ पे लोगों की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटीज हैं वो आज़ाद हो सके, वो जरूरी है। लोगों की जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो बढ़ सके, जिससे कि जो आज की नॉलेज इकॉनमी या एआई इकॉनमी है उसमें वो हिस्सा ले सकें। ऐसी स्थिति हम बना पाएँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है और जो गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है वो भी बदलनी होगी। अगर आज के दिन में हम सपोज करिए 4 ट्रिलियन पे हैं और हम अगर 32 ट्रिलियन पे पहुंचना चाहते हैं, तो 32 ट्रिलियन के हिसाब से लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें बदलेगी। जी। और उनके बदलने के लिए बदलने में और उनका क्वांटम, उनका वॉल्यूम, कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ बढ़ेगा। तो गवर्नेंस का मॉडल हम नहीं इम्प्रूव करेंगे तो ये चीज़ें डिसीजन कहाँ से होगी?
सही बात है, बिल्कुल। तो वो गवर्नेंस भी हमारे डेवलप्ड नेशन होने के लिए होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़रूरी है। जी। ये इस बात को मानना कि ये एक इरिवर्सिबल सेकुलर डेवलपमेंट है, ये बड़ा कठिन है। क्योंकि कई कंट्रीज ऐसी हैं जो मिडिल इनकम ट्रैप में रह जाती, वो आगे डेवलप कंट्री नहीं बन पाती। तो हमें रूल बेस्ड इकोनॉमी, जहाँ पे डिस्क्रिशन का स्कोप कम हो, हमें लोगों की ह्यूमन पोटेंशियल को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हमें जो हमें रोक सकती है उस तरह की चीज़ों पे काम करना होगा, ताकि उस तरह की बाधाओं को हम दूर कर सकें। जो पानी की स्कैरसिटी या एनर्जी की अवेलेबिलिटी की इश्यूज, लॉजिस्टिक्स की इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर की इश्यूज, वो उनको भी अटेंड हमें करना होगा। और दूसरा ये भी है कि हमको एक इनोवेटिव इकोनॉमी भी बनना होगा। अब आज के दिन भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं जो जिसका देश की जीडीपी में 7% 10% हिस्सा है, वो हमेशा बाहर से ही टेक्नोलॉजी ला के काम करने पे विश्वास करे तो कैसे चलेगा जी। आपको अपने जो कंपनीज हैं, जो रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इनोवेटिव बनाना होगा। और लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, धर्म और जाति और ट्राइब ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पर डेवलप्ड इकोनॉमी होने के लिए आपको इस तरह के जो पैरेफियल आउटलुक्स हैं उनको पीछे छोड़ना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर यू हैव मेंशन कि कहीं ना कहीं फोकस होकर के करना होगा, अदरवाइज शायद वो ड्रीम ही रहेगा, रियलिटी नहीं रहेगी। एक और पॉइंट सर मुझे लगता है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि यू हैव सीन हाउ द स्टेट लेवल डेवलपमेंट दे आर एट डिफरेंट लेवल, दे आर डाइवर्सिफाइड ऑल्सो। आपने देखा होगा कि जिनके पास पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है वो बहुत स्लो भी रहे हैं, जिनके पास में खनिज या मिनरल्स ज़्यादा हैं दे ऑल्सो हैव बीन वेरी स्लो, बट जिनके पास में शायद पोर्ट्स या इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर या स्पेसिफिक मार्केट अगर ज़्यादा है या कॉस्मोपॉलिटन कल्चर जैसे बढ़ गया, उस तरह के स्टेट्स का जो ग्रोथ है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइम पे रहा है। तो मतलब अगर मैं आपसे बस कैंडिडली अगर पूछूं कि 2030, 2047 और 2070 मे बी आई थिंक विच स्टेट डू यू सी इन 2030 में कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा? क्या वही स्टेट 2047 में भी आगे रहेगा या अदर स्टेट्स हैव मोर मोरल पोटेंशियल और वैल्यू पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल? ऐसा कुछ मतलब देखिए, मुझे तो ये लगता है कि साउथ के स्टेट्स या वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके यहाँ कोई डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बट बाय एंड लार्ज अपने ह्यूमन पोटेंशियल पे भी डेवलप कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटीज़ को भी इन्हांस कर रहे हैं। और इसके चलते उनकी ग्रोथ पोटेंशियल मुझे तो ज़्यादा दिखती है एज़ कम्पेयर टू दी स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे एक तो पॉलिटिक्स का रुख और नज़रिया भी थोड़ा अलग है। इन्वेस्टमेंट्स हो नहीं रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक नहीं है, स्टेट कैपेसिटीज़ को ऑगमेंट करने के लिए कोई कोशिश नहीं है। तो उन जगहों पे तो तेज़ी से बढ़ने की मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिखती। अगर आप इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ नहीं डेवलप करने हैं, गवर्नेंस का प्रोग्राम नहीं है आपके पास, आप अपना समय सिर्फ फ्रीबीज बांटने और जो पैरोकियल आइडेंटिटीज़ है उसको बढ़ावा देने, उसको हवा देने में बिता रहे हैं और अपना समय जनरली तफरी लेने में कर रहे हैं, तो कैसे बढ़ेंगे? मैं तो कुछ राज्यों से जिनके बारे में जानता हूँ, वहाँ पे तो बिल्कुल जैसे लगता है कि स्टेट में कोई एनर्जी ही नहीं बची है। वो सब के सब लोग बिल्कुल ही इनर्स
क्या कहिएगा, नीरस टाइप के, पैसिव हो गए पैसिव हो गए हैं। और कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई दूसरे लोगों से सहयोग मांगने नहीं जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस नहीं बना रहे हैं, तो बढ़ेगी चीज़ें कैसे? ये चीज़ें तो कोई आइसोलेशन में तो होती नहीं है। इनके लिए आपको पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ता है। सर एक और जैसे पॉइंट है इसमें, जैसे कि पीयर टू पीयर कंपटीशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि किसी ने डिक्लेयर किया कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे स्टेट लेवल पे बाय 2000 लेट्स से 35 या 40, और फिर किसी ने बोला कि नहीं हम 2 ट्रिलियन बन जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। तो ये कंपटीशन इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द मशीनरी बेटर, और द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विच यू हैव ऑल्सो मैंशनड कि हम जब तक नहीं करेंगे ना, सब नेशनल लेवल पे तो जो चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, बट इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स। तो मुझे लगता है कि स्टेट भी अपने आप में एक पावर सेंटर्स की तरह बनने चाहिए, एंड दैट शुड बी द ग्रोथ मॉडल फॉर द होल कंट्री। तो मतलब कंपटीशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म विद इन द स्टेट? देखिए, कंपटीशन ही तो मोटिवेशन क्रिएट करता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए। अगर मैं आपको जैसे एक बात बताता हूँ। एक बार हमारे यहाँ पे देवघर एक जगह है जहाँ पे बैद्यनाथ धाम है, और शिव का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जी। तो वहाँ की एक बिहार में है? नहीं, झारखंड में नदी थी, जिससे होके आप जसीडीह रेलवे स्टेशन से देवघर जाते थे, वो उसका पुल कोलैप्स कर गया जी। अब मुझसे कहा गया कि भाई आप 1 महीने में बना दीजिए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करिए और आप उसको इंसेंटिव दे के कांस्टेंट मॉनिटरिंग करके करा दीजिए। हमने 1 महीने में करा दिया। अच्छा। वैसे ही ऐसे कई सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स मैं आपको साइट कर सकता हूँ जी। तो मेरे पास टाइम प्रेशर था, इसलिए मैंने वो तरीके अपनाए जिससे कि हम इस पे डिसीजन ले सकते थे। तो ये इस तरह की जो स्ट्रेच गोल्स है ना, वो अपने आप में एक बड़ी मोटिवेटर्स है रिफॉर्म के लिए। तो मैं उनका रोल मिनिमाइज नहीं करता हूँ, लेकिन डीप थिंकिंग जिससे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उपजते हैं, पैदा होते हैं, वो भी ज़रूरी है और उस पर डीपली सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आप इस तरह की कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में ऐसा होता नहीं है कि आपने एक जगह पे एक्शन लिया तो बाकी जगह कहीं ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। जैसे आपने बताया कि आपने दिल्ली से देहरादून के बीच में एक्सप्रेसवे क्रिएट कर दिया, तो उस एक्सप्रेसवे से दोनों के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन तो इम्प्रूव किया, बट लास्ट माइल तो वही बॉटलनेक रही जी। तो सिस्टमिक थिंकिंग भी बहुत जरूरी है। I agree sir with you। उस तरह की सोच, उस तरह के थिंक टैंक्स द्वारा, एकेडमिक बॉडीज द्वारा इन चीज़ों पे गहन चिंतन की कैसे हम पूरे के सिस्टम का, इकोसिस्टम का ही हम आउटपुट या परफॉर्मेंस बढ़ा सकें, उस पे सोच बहुत जरूरी है। डिजिटल टेक्नोलॉजी इसको बढ़ा सकती है, मे बी सब लोग होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच बढ़ा सकती है। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। देयर आर वेज सर, बिल्कुल आई टोटली एग्री कि अगर हम चाह लें कि हम ऐसा बनना है तो, और मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम और इंटेंट अगर मिल जाए तो शायद सब कुछ क्रिएट किया जा सकता है। टोटली एग्री विद यू। आप देखिए ना, जैसे साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया ने कहा कि भाई हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनना है। 60s में उनके राष्ट्रपति हर सप्ताह संभवतः में, जैसे मैंने सुना है, वो अपने इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग करते थे और डिसीजंस लेते थे। अब देखिए आज के दिन में साउथ कोरिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी कितनी बड़ी है, और उनके पास ना तो लोहा है ना कोयला है, फिर भी सब जगह दुनिया भर को स्टील बेचते हैं। उनकी कंपनियां दुनिया भर को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सप्लाई करती है। सैमसंग का फ़ोन हम सब लोगों के पास, सब लोग यूज़ करते हैं, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। हिंडई का जहाज पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। तो बात यह है कि अगर एज ए नेशन हम चाह लेंगे, और नेशन की पॉलिटिक्स, नेशन का गवर्नेंस, नेशन की ब्यूरोक्रेसी,
मीडिया, सब लोग इसके पीछे जुटेंगे, बजाय कि हम अब जिस तरह से हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो मुद्दे नहीं हैं उनको भी मुद्दे बना दे रहे हैं और लोगों का समय जाया कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ आज जो हो रही है वो देश के लिए बहुत घातक है। टोटली एग्री सर विद यू। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव विजन और फोकस्ड माइंडसेट चाहिए, ताकि शायद एक ग्रोथ पाथ का विजन तभी बिल्ड हो सकता है। बिल्कुल। मुझे हमारे एक मित्र बता रहे थे कि जी। थाईलैंड का जो कैपिटल सिटी है बैंकॉक, वहाँ एक बड़ी समस्या थी कि वहाँ बड़े लंबे लंबे जाम लगते थे। तो हुआ कि भाई हमें जो है वहाँ पे फ्लाईओवर्स इंपॉर्टेंट जंक्शन पे बनाने हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, 2 दिन में उन्होंने फ्लाईओवर क्रिएट कर दिए। 2 दिन में? 2 दिन। वाह। हम क्यों नहीं सोच सकते? हमारे यहाँ फ्लाईओवर और इन सब के बनाने के नाम पे 3-3 साल 5-5 साल लगता है। ये क्या मतलब है भाई? लोग परेशान होते रहे, उनका फ्यूल जलता रहे, जाम घंटों लगता रहे, और फिर भी हम निश्चिंत हैं, हमारे कान पे जूं नहीं रेंगती, हमारी नींद खराब नहीं होती। ये क्या मतलब? मुझे लगता है जब तक हमारे यहाँ जाम नहीं लगता तब तक हम सोचते नहीं हैं। हम सिटीजन्स की समस्याओं से बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं होते, और हम तो अपना सायरन बजा के चले जाएंगे। जी। कोई ना कोई डंडा मार के हमको हटा देगा। पर ये तो सिटीजन की समस्या का समाधान नहीं। अब पिछली 3-4 दिन पहले मैं कलिंदी कुंज होके ग्रेटर कैलाश जा रहा था, आधे घंटे बैठा हूँ मैं ऐसे। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली देखा है तो टाइम, रिसोर्स, मनी, सब कुछ लॉस हो रहा है। बिल्कुल। और एमिशन तो वो तो एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। हाँ बिल्कुल। तो मेरा आधा घंटा पौन घंटा जुड़ गया तो गया हो। बिल्कुल सर। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड भी है। जी हाँ। तो छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे रिस्पॉन्सेज हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच एवरी इंडियन शुड विजिट। मैं तो यमुना एक्सप्रेसवे का ही इस्तेमाल दूंगा। नाम बताऊंगा, बहुत मुझे तो अच्छा लगता है। वेरी नाइस सर। AI एज एन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट? इट्स एन अपॉर्चुनिटी, मैसिव अपॉर्चुनिटी। मेट्रो रेल और एक्सप्रेस वे? आई वुड एनी डे गो फॉर अ मेट्रो रेल। स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट विलेजेस? I would argue for both, but smart villages certainly. वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। One policy reforms India desperately needs? I think it's not a policy reform, but I wish that states and center and local institutions work together to create the capacities all across. They decide upon an agenda, pursue it unitedly. And I wish that we empowered our cities and our panchayats more. That is my wish. जो नीचे का जो है वो पूरी डिसीजन लेने को कॉम्पिटेंट हो। हम क्यों डिसीजन लें? आज के दिन में शहर में आप देखिए तो कोई कहीं PWD सड़क बना रहा है, कहीं पे हेल्थ डिपार्टमेंट हॉस्पिटल खोल रहा है, कोई कहीं पे कोई सरकारी विभाग स्कूल चला रहा है। क्यों ना ये जिम्मा पूरा का पूरा म्युनिसिपल बॉडी का हो। हाँ, मल्टीपल बॉडीज जो है वो, हाँ मतलब वो अकाउंटेबल ही नहीं है। फिर वो सोचता है कि हमारी तो कोई भूमिका नहीं। आज आप देखते हैं कि बाहर के कंट्रीज में, दुनिया भर में, मेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। हाँ। Somebody who gets elected as a mayor has the chance to move up the ladder of their political hierarchy. जैसे ये मामदानी जो है न्यूयॉर्क का, लोग कह रहे हैं कि वो गवर्नर बन जाएगा या राष्ट्रपति बनने की दौड़ में आगे आ गया। तो जनरल हमारे यहाँ मेयर कौन है वो हम जानते भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि पूरे न्यूयॉर्क की सारी समस्याओं की जिम्मेवारी उस पर है। हम ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं ला सकते? अगर डिसीजन मेकिंग और अकाउंटेबिलिटी दोनों एक जगह पे नहीं आएगी तो फिर अब हम अगर मान लीजिए हमारा कोई चीज़ नहीं काम कर रहा है, मेयर रहेगा तो हम वार्ड काउंसिलर को कहेंगे कि भाई तू क्यों नहीं करा रहा है, जाके मेयर को पकड़। वो MLA को हम क्या पकड़ेंगे, MP को हम क्या पकड़ेंगे? मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं बट सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहा कोई भी। और डिसीजन मेकिंग अकाउंटेबिलिटी एक जगह पे आना होगा। जी, आई एग्री विद यू। कहीं ना कहीं ये चीज़
मेयर को एम्पावर करना चाहिए, मुझे लगता है कि सिटी लेवल पे भी। हाँ, और उसको रिसोर्सेज देने चाहिए, उसको जिम्मेवारी देनी चाहिए। हाँ। वो ये जो हम अपने डिपार्टमेंट्स और अलग अलग हायरार्की बना रखे हैं, उसको ख़त्म करना चाहिए। हाँ, सिटी लेवल पे तो खास कर, क्योंकि वहाँ पे तो मैं देखता हूँ कि ऐसे ही मतलब बहुत सारे इश्यूज जस्ट बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैव डिफरेंट रोल्स एंड दे डोंट टॉक टू ईच अदर ऑल्सो। यस तो ज़्यादा चैलेंजेस तो उसी कारण से भी है। यस यस। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ग्लोबल लीडर हु इज अ केस स्टडी एंड इंडिया मस्ट स्टडी दैट केस स्टडी ऑल्सो। सिंगापुर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, उन्होंने क्या ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। वन टेक्नोलॉजी दैट विल चेंज गवर्नेंस फॉर एवर। यही एआई। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स इंडिया फ्यूचर। पोटेंशियल। Potential. Very nice. Very nice. Thank you so much, sir. I think for me it's a great learning. और मुझे लगता है कि मैं आपसे जब भी बात करता हूँ तो there is always an inspirational outlook that I get. और मुझे लगता है कि I expect the same for our listener also. We will also include sir's LinkedIn ID in the channel description. If you have any specific query, you can certainly touch base with sir from the LinkedIn ID. If you have any specific suggestion or query, you can write to us at social@greentree.global. Thank you so much for your patience listening, subscribing and following. Thank you so much. Thank you so much, sir. प्लेजर। Thank you.